सबसे बड़ी बात है, अभी मुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ कंप्लेंट बहुत पहले फाइल हो चुका था, विरोध अभी उन्होंने शुरू किया है। उस कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस लेते हुए मजिस्ट्रेट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। पूरी सुनवाई हुई है। सुनवाई होने के बाद मजिस्ट्रेट को लगा है कि प्राइमा फेसी इनके खिलाफ एफआईआर का केस बनता है और वो दर्ज किया। डीएनए रिपोर्ट में डॉक्टरों ने पाया है कि उनके साथ कहीं न कहीं ऑफेंस हुए हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे संत समाज के द्वारा। अगर किसी भी बटुक के साथ ऐसा किया जाता है तो वो संदेह के घेरे में आना चाहिए। कि योगी जी का विरोध तो वो पिछले 1 साल से कर रहे हैं, जबकि ये कंप्लेंट बहुत पहले से फाइल हुआ है। अभी इनको एफआईआर दर्ज कराने के लिए बोला गया है। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा कि वो विरोध किसी का भी करे, विरोध लोकतंत्र में स्वागत योग्य है। लेकिन अगर ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसको डीएनए रिपोर्ट दरकिनार नहीं कर रहा है तो हम और आप ये कतई नहीं कह सकते कि उनका विरोध करने की वजह से उनके ऊपर ऐसे केस लगे हैं। और मैं एक बहुत बड़ी बात बता दूं, जो बटुक थे उन्होंने चित्र बनाकर भी दिखाया कि इन्हीं व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा किया। उन्होंने परेड आइडेंटिफिकेशन में स्वीकार किया कि यही लोग थे। उन्होंने उन्हें चिन्हित किया है, उसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। नमस्कार साथियों, मैं रिंकी जैन, आप देख रहे हैं भारत कान। अभी मुक्तेश्वरानंद जी पर जो आरोप लग रहे हैं यौन शोषण के और पोस्को के तहत जो मामला दर्ज हुआ, आज कोर्ट में उसी की पेशी की जा रही है। अब फैसला कोर्ट करेगा कि जमानत देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। लेकिन उसके पहले हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट विशाल सिंह जी। क्या कहेंगे पूरे मामले का? जी देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय समाज में एक संत के खिलाफ पॉक्सो के तहत बटुकों ने ऐसा आरोप लगाया है जो कि निंदनीय है। आप देखेंगे कि 16 साल 14 साल 12 साल के नीचे के बटुकों ने अभी मुक्तेश्वरानंद जी और उनके कई सारे सहभागियों के ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने अननेचुरल सेक्स उनके साथ किया गया है। और इसके लिए सेक्शन 3, 4, 5, 6 और 17 और 35 पॉक्सो एक्ट की धाराओं में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। 164 सीआरपीसी के तहत उनकी बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज की गई है। डीएनए रिपोर्ट में डॉक्टरों ने पाया है कि उनके साथ कहीं न कहीं सेक्सुअल ऑफेंस हुए हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे संत समाज के द्वारा। अगर किसी भी बटुक के साथ ऐसा किया जाता है तो वो संदेह के घेरे में आना चाहिए। वो बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार का विरोध किया, योगी का विरोध किया, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। उनके खिलाफ गहरी साजिशें चल रही हैं। देखिए, योगी जी का विरोध तो वो पिछले 1 साल से कर रहे हैं, जबकि ये कंप्लेंट बहुत पहले से फाइल हुआ है। अभी इनको एफआईआर दर्ज कराने के लिए बोला गया है। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा कि वो विरोध किसी का भी करे, विरोध लोकतंत्र में स्वागत योग्य है। लेकिन अगर ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसको डीएनए रिपोर्ट दरकिनार नहीं कर रहा है तो हम और आप ये कतई नहीं कह सकते कि उनका विरोध करने की वजह से उनके ऊपर ऐसे केस लगे हैं। और मैं एक बहुत बड़ी बात बता दूं, जो बटुक थे उन्होंने चित्र बनाकर भी दिखाया कि इन्हीं व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा किया। उन्होंने परेड आइडेंटिफिकेशन में स्वीकार किया कि यही लोग थे। उन्होंने उन्हें चिन्हित किया है, उसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ये तो आप बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। जी। बटुकों ने चित्र बनाकर ये स्पष्टीकरण दे दिया कि शंकराचार्य ने उनके साथ यौन शोषण किया। जी, उन्होंने कल ही पूरे चित्र बना के मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस को ये बताया कि यही लोग थे जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। और डीएनए रिपोर्ट भी नहीं हम जुटला सकते क्योंकि अब वो ऑन रिकॉर्ड है। डीएनए रिपोर्ट में माना गया है कि इनके साथ सेक्सुअल ऑफेंसेस हुए हैं। और आप जब देखेंगे सेक्सुअल पेनेट्रेशन तो वो भी उनके साथ हुआ है। आज जो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये केस लगा है एंटीसिपेटरी बेल या सेम डे बेल या अग्रिम जमानत के लिए, उस पर सुनवाई चल रही है। और इनके अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी जी अपीयर हो रहे हैं। मुझे लगता है एक विद्वान अधिवक्ता होने के नाते कि इसमें इनको जमानत एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगी। क्योंकि आसाराम के केस में जब आसाराम जी जेल में गए थे तब वो जेल के अंदर से ही बाहर के जितने भी लोग उनके खिलाफ गवाही देने जाते थे उनको मरवा दिए। इसी के बाद महेंद्र चावला वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेट किया कि विक्टिम प्रोटेक्शन के लिए किस तरीके से हमें स्टेट को गाइडलाइन देनी चाहिए और स्टेट एश्योर करेगी कि ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए जो बड़े ऑफेंसेस में एविडेंस के तौर पर जा। लेकिन उन पर जो आरोप लगाए गए आशुतोष ब्रह्मचारी, उनके खिलाफ खुद का ही एफआईआर दर्ज थाने में और वो उल्टा कह रहे हैं कि मुझे शंकराचार्य से खतरा है। मतलब एफआईआर कराने वाले कह रहे हैं मुझे जान का खतरा है शंकराचार्य से, और शंकराचार्य बोल रहे हैं कि ये खुद माफिया डॉन है, मेरे पे आरोप लगा रहा है, झूठा 1 नंबर का फ्रॉड है। देखिए, अगर दोनों लोग भी फ्रॉड है या पूरी दुनिया फ्रॉड है, लेकिन जो बटुकों के साथ हुआ है, जो डीएनए रिपोर्ट में आया है, उसको कोई दरकिनार नहीं कर सकता है। और जब आप पॉक्सो की धारा पढ़ेंगे और उसको कोलैबोरेट करेंगे इंडियन एविडेंस के साथ तो साफ साफ कहा गया है
कि जो विक्टिम होगा उसके स्टेटमेंट अगर स्टर्लिंग स्टेटमेंट है तो उसी को फाइनल माना जाएगा और उसके स्टेटमेंट के बिहाफ पर उनको जेल हो सकता है। सेम केस में कुलदीप सिंह सेंगर बंद है, उसमें तो मेडिकल टेस्ट भी नहीं हुआ था, सिर्फ स्टेटमेंट के आधार पर कुलदीप सिंह सेंगर आजीवन कारावास अभी तिहाड़ जेल के अंदर भुगतते हैं, अभी और भी उनके कारावास बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट को बच्चों को प्रोटेक्ट रखने के लिए इन्हें जेल में भी बंद करना चाहिए। पूरा विपक्ष आज शंकराचार्य के साथ है, अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ है, क्योंकि विपक्ष कह रहा है सनातनियों की बात करने वाली सरकार, सनातनियों के वोट से सत्ता में आने वाली सरकार, सनातनियों के वोट से मत पाने वाले योगी जी अब बदल गए हैं, सनातनियों के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, शंकराचार्य को साजिश के तहत फंसा रहे हैं। ये बहुत हास्यास्पद है कि विपक्ष आज सनातनियों की, हिंदुओं की और धर्म की बात कर रहा है। ये वही विपक्ष है जो हमारे धर्म ग्रंथों को फाड़ते हैं, जलाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। ये वही विपक्ष है जो हमारे सामने, हमारे सीने पे बाबरी मस्जिद का दोबारा निर्माण करवाया जा रहा है, कोई कुछ नहीं बोलता। ये वही विपक्ष है जो तमिलनाडु के अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि दीपम जलाना चाहिए, तो उस जज के खिलाफ ये चले जाते हैं और उनको हटाने के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस लेके आते हैं। ये वही विपक्ष है जो नवरात्र में मांस खाते हुए फोटो डालते हैं और दिखाते हैं कि हम नवरात्रि को नहीं मानते हैं। तो ऐसे विपक्ष को मैं नहीं मानता कि इन्हें कोई सर्टिफिकेट धर्म के नाम पर देना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, अभी मुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ कंप्लेंट बहुत पहले फाइल हो चुका था, विरोध अभी उन्होंने शुरू किया है। उस कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस लेते हुए मजिस्ट्रेट ने FIR दर्ज करने के आदेश दिए, पूरी सुनवाई हुई है। सुनवाई होने के बाद मजिस्ट्रेट को लगा है कि प्राइमा फेसी इनके खिलाफ FIR का केस बनता है और वो दर्ज किया। जी, एक महिला लेखिका है भूमिका द्विवेदी जी, उन्होंने भी काफ़ी गंभीर आरोप लगाया और वो दावा कर रही है वो 3 महीने आश्रम में रुकी और 3 महीने उन्होंने बहुत सारी ऐसी गतिविधियां देखी जो संदिग्ध थी और शंका के दायरे में थी। उन्होंने ये भी कहा कि तीसरे फ्लोर पर एक स्विमिंग पूल ही बना है, बच्चों से यौन शोषण भी किया जाता था, वहाँ जो साधवियाँ रह रही उनके साथ भी संबंध बनाए जा रहे थे, अनैतिक कृत्य किए जा रहे थे। देखिए, अभी इसमें बहुत चीज़ें खुल के सामने आएगी। बहुत सारे ऐसे पत्रकार बंधु हैं जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ भी माने जाते हैं, उन्होंने कई सारे स्टिंग ऑपरेशन किए हैं और वहाँ पे ऐसी संदिग्ध गतिविधियाँ नोट की गई हैं, इससे कोई दरकिनार नहीं किया जा सकता। अभी आप देखेंगे तो कुछ दिन बाद ये सारी चीज़ें आपको ऑन रिकॉर्ड दिखेगी और इस चीज़ों को साफ हम मानेंगे कि कोर्ट उसको एविडेंस के तौर पर लेगी। और मैं बता दूं, एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम सभी को भारतीय लोकतंत्र में विश्वास करना चाहिए। अगर शंकराचार्य जी को लगता है कि उनके खिलाफ गलत FIR हुआ है तो क्वेसिंग एप्लीकेशन डालना चाहिए था। एंटीसिपेटरी बेल उन्होंने क्यों किया? अगर मेरे खिलाफ झूठी FIR है तो मैं FIR दर्ज करने के लिए हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए नहीं जाऊंगा। अगर एंटीसिपेटरी बेल लेने गए हैं तो साफ मतलब है कि उनको दाढ़ी में तिनका है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बेल के लिए जाने का मतलब क्रिमिनल हो गए हैं वो। जी, मैं मानता हूँ, एक अधिवक्ता होने के नाते, एक वकालत का स्टूडेंट होने के नाते मेरा मानना है कि अगर मेरे खिलाफ कोई झूठी FIR कराएगा तो सबसे पहले मैं उसको क्वैश कराने जाऊंगा, रद्द कराने जाऊंगा, न कि एंटीसिपेटरी बेल लेने जाऊंगा। अगर मुझे लगेगा कि कहीं ना कहीं मैं थोड़ा बहुत भी संलिप्त हूं, तभी मैं अग्रिम जमानत के लिए जाऊंगा, एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाऊंगा, क्योंकि तब मुझे अप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट मेरे दिमाग में होगा। अगर अप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट नहीं है तो आप क्वेश्चन के लिए जाते, माननीय कोर्ट सुनती, नहीं हाई कोर्ट सुनती, सुप्रीम कोर्ट सुनती, और सुप्रीम कोर्ट भी आपके एप्लीकेशन को अगर दरकिनार कर देगा तो आप कहिएगा कि जजेस भी खरीदे गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। आपके फेवर में कुछ आ जाए तो ऑनरेबल कोर्ट आपके साथ है, आपके अगेंस्ट कुछ आ जाए तो ऑनरेबल कोर्ट भी बिका हुआ है, ये कहना बंद होना चाहिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो नाबालिग 2 युवक हैं तो उन्होंने, बटुकों ने खुद कैमरे के सामने आके बोला है कि नहीं, हमारे साथ शंकराचार्य जी और उनके चेले ने, दोनों ने मिलकर यौन शोषण किया और हम रोते रहते थे, लेकिन हमारे ऊपर कोई दया नहीं बरती जा रही थी। जब हमको मौका मिला इलाहाबाद में जो संगम स्नान के समय जो भागने का हमें मौका मिला, जैसे तैसे हम सारे ज्ञानी दूसरे के लिए ज्ञान देते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि पॉक्सो का एक्ट जो बनाया गया वो निर्भया के केस के बाद बनाया गया और उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया। इसमें साफ जाहिर होता है कि जिस तरीके से कुलदीप सेंगर की जो विक्टिम थी उन्होंने कोई मेडिकल टेस्ट नहीं कराया था, सिर्फ स्टेटमेंट दिया कि हमारे साथ ऐसा हुआ और आज कुलदीप सेंगर बंद है। तो इसमें कर दिया गया एक चीज साफ, स्टेटमेंट ऑफ द
विक्टिम इज आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। और इसी को स्टर्लिंग स्टेटमेंट मानकर इनको जेल तक हुआ। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों में नहीं जाना चाहिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर विक्टिम कह रहे हैं जो 18 साल के नीचे भी है कि उनके साथ ये ऑफेंस हुआ है और डीएनए रिपोर्ट उसको सपोर्ट कर रही है, कोरॉबरेट कर रही है, तो इनको जेल में डालना चाहिए, जमानत नहीं देनी चाहिए। पॉस्को एक्ट को तो है ना एक हथियार बनाकर सरकार भी यूज कर सकती है शंकराचार्य के खिलाफ। जी जरूर। आशुतोष ब्रह्मचारी भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आशुतोष ब्रह्मचारी ने दोनों नाबालिग बटुक की क्यों चुने, बालिग बटुक भी चुन सकते थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि अगर पॉस्को में कंप्लेंट दर्ज होगी तो शंकराचार्य पूरा फंसेंगे। जी जरूर इसका मिसयूज हो सकता है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जिसको मिसयूज करना होगा उसको ये भी पता होगा कि डीएनए टेस्ट, मेडिकल टेस्ट नहीं भी कराएंगे तब भी मेरे स्टेटमेंट को एविडेंस माना जाएगा और वो आदमी जेल जा सकता है। तो फिर क्यों डीएनए टेस्ट कराया गया, क्यों मेडिकल टेस्ट कराया गया, क्यों स्केच बनाकर उन्होंने पूरी परिकल्पना को बताया कि कैसे क्या हुआ और कौन कौन से व्यक्ति थे, क्यों उन्होंने डायरेक्ट उनको पहचान लिया कि यही वो व्यक्ति थे जो हमारे साथ यौन शोषण किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बातें मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए कि फंसाने के लिए ये सब किया गया। जो फंसाने के लिए करेगा वो डीएनए टेस्ट, मेडिकल टेस्ट नहीं कराएगा। देश में तमाम SC/ST के केसेस और पॉक्सो के केसेस होते हैं जो फंसाने के लिए होते हैं, उसमें कहीं वो सामने नहीं आते। फंसाने की मानसिकता यहाँ स्पष्ट हो जाती है। इसके पहले तो कोई मामला दर्ज नहीं था शंकराचार्य के खिलाफ, ना कोई FIR थी, ना कोई पॉस्को का मामला था। लेकिन जैसे ही गंगा घाट पर ये विवाद हुआ, सरकार और शंकराचार्य आमने सामने हुए, तब ये मामले एकदम से खुल के सामने देखिए दो चीजें मैं इसमें समझाऊंगा आपके दर्शकों को, जो समझदार होंगे बहुत जल्दी समझ जाएंगे। जब भी किसी बड़ी अथॉरिटी के खिलाफ हम कंप्लेंट फाइल करते हैं तो प्रथम दृष्टया पुलिस उसे लेने से मना कर देती है। पुलिस जब लेने से मना करेगी तो आप 156(3) या 174(3) में ऑनरेबल कोर्ट के पास जाते हैं, मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास। मजिस्ट्रेट कोर्ट सेक्शन 200, 201, 202 की प्रोसीडिंग करती है और इस प्रोसीडिंग में यह होता है कि कब, क्या, कहां और कैसे घटित हुआ। जब सारी प्रोसीडिंग कर ली गई 1-2 साल के अंदर और मजिस्ट्रेट को लगा कि प्राइमा फेसी इसमें केस बन सकता है, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट आ गई, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन हो गया, क्योंकि परेड हो गया, क्योंकि सामने जो स्केच बना के दिया और मजिस्ट्रेट को जो बयान दिया गया अंडर सेक्शन 164 ऑफ द CRPC, उसमें कोई भी इफ और बट नहीं है, तब FIR दर्ज होने के लिए कहा गया और तब ये प्रोसीडिंग आगे बढ़ी है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये फंसाने के लिए हुआ है या इसमें कोई आधार नहीं। तो अब आपको भी लगता है आसाराम बापू और बाबा राम रहीम जैसा ही शंकराचार्य का हाल होगा अगर सही दिशा में केस आगे बढ़ता है? देखिए होना चाहिए, इस देश के हर व्यक्ति को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और ऐसी चीजें होनी चाहिए। मैं यह नहीं मानता कि किसके साथ क्या हो ये उनका भाग्य तय करेगा, लेकिन मैं यह जरूर विश्वास दिलाना चाहता हूं कि महेंद्र चावला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को ये कहा है कि जो भी ऐसे विक्टिम होंगे उनका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, उनको कोई जान से न मार दे, उनका एविडेंस और स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने की जिम्मेदारी स्टेट को है और इसके लिए लॉज भी बने हुए और गाइडलाइन भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है। तो मेरा बस ये मांग है कि उन बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो, बाकी जो होगा वो स्टेट करेगी, सरकारें करेंगी, हाई कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। अगर शंकराचार्य पे आरोप साबित होते तो आपके हिसाब से कम क्या सजा मिलेगी? अगर पॉस्को के तहत आरोप सिद्ध हो जाते तो कम से कम कितनी सजा? देखिए इनमें मैंने पूरा FIR पढ़ा है, सेक्शन 3, 4, 5, 6 और सेक्शन 17, सेक्शन 35 ऑफ द पॉक्सो एक्ट इनके ऊपर लगा है, जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रिजमेंट टिल हिज नेचुरल ब्रीथ, यानी जब तक उनकी अंतिम सांस चलेगी तब तक वो जेल में रह सकते हैं। इसमें यह सजा उनको है क्योंकि वो एक अथॉरिटी है और अथॉरिटी होने के नाते उन्होंने अपने पावर का मिसयूज करके ये सब किया है। तो उनको जो सजा है वो हो सकता है कि आजीवन कारावास उनके अंतिम सांस तक मिले और ये पॉक्सो एक्ट में निहित है। तो कानून के मुताबिक अभी वो शंकराचार्य है या नहीं है? नहीं, कोई स्पष्टीकरण कानून के हिसाब से है कागजों में? जी इसका स्पष्टीकरण है। 22 अक्टूबर 2022 को ऑनरेबल कोर्ट ने उनके पट्टाभिषेक पर रोक लगाया था और किसी भी व्यक्ति को शंकराचार्य बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि चारों शंकराचार्य उनको वैलिड करें, वैलिडेशन दें और वैलिडेशन देने के बाद उनका पट्टाभिषेक हो। ये पट्टाभिषेक पर रोक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2022 से लगाया है। इसीलिए कुंभ मेले के समय, अभी जो माघ मेला था उसके समय भी ऑनरेबल कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया था कि ये शंकराचार्य के नाम का दुरुपयोग ना करें, अपने नाम के आगे पीछे ना लगाएं, क्योंकि अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस बहस को सुन रही है और पूरी के शंकराचार्य जी ने इस पर ऑब्जेक्शन किया था और उस ऑब्जेक्शन की अभी तक सुनवाई हो रही है। इनको अभी शंकराचार्य कोई नहीं माना है। तो आपका अभी मानना है कि शंकराचार्य नहीं है? मैं इनको शंकराचार्य नहीं मानता और मुझे लगता है कि
संत होने के नाते एक इतने बड़े पद के लिए अगर ये अपना नाम जोड़ रहे हैं तो उस पद की गरिमा रखनी चाहिए, संत पद की गरिमा रखनी चाहिए। जिस हिसाब से ये व्यक्ति बयान देते हैं उस हिसाब से तो ये मुझे संत भी नहीं लगते हैं। संपूर्णानंद सरस्वती विद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष थे, कैसे कैसे करके इन्होंने किस संत को जोड़ के उनकी हत्या करके या क्या करके या उनको नींद की गोली दे के कैसे अपने पद को लिखवा लिए, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन मैं नहीं मानता ये व्यक्ति ऐसे हैं जो राम भद्राचार्य जी महाराज को और वृंदावन के महाराज को कहते हैं कि ये लोग तो अखंडित हैं, अखंडित मूर्ति जैसे निकाल दी जाती है वैसे इनके आँख नहीं है और इनकी किडनी में कुछ दिक्कत है तो इनको जाना ही नहीं चाहिए मंदिर में। तो ऐसे व्यक्तियों को और ऐसे बयान देने वाले व्यक्ति को मैं संत नहीं मान सकता। एक विद्वान होने के नाते, एक पढ़ा लिखा स्टूडेंट होने के नाते, एक विद्यार्थी और एक वकील होने के नाते मान सकते हैं? नहीं मान सकता। वकील होने के नाते तो एकदम इन्हें शंकराचार्य नहीं मान सकता, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट ने उस पर रोक लगाया है। पूरी के शंकराचार्य इस चीज से नहीं मुखातिब है कि इनको शंकराचार्य बनाया जाए। देखिए, जब भी आप इनका प्रोसेस देखेंगे तो पहली चीज होती है कि चारों शंकराचार्यों को बुलाकर इनका वाद विवाद, इनके ज्ञान को परखा जाता है और ज्ञान को परखने के बाद सभी वेदों के उच्चारण के साथ इनका पट्टाभिषेक होता है, प्रोसेसन होता है। वो इनके शंकराचार्य बनने के लिए हुआ ही नहीं है, किसी ने वैलिडेट ही नहीं किया है। और सबसे बड़ा बात मैं बता दूं, इनके ऊपर कई सारे एलिगेशन हैं। अभी तो अब परत खुलती जा रही है, अब देखते जाइएगा कितने एलिगेशन लगते हैं। एक व्यक्ति जो अपने जिद के अंदर हट के द्वारा माँ गंगा के यहाँ स्नान नहीं करने जाता सिर्फ इसलिए कि मुख्यमंत्री जब तक माफी नहीं मांगेंगे हम स्नान नहीं करेंगे, ऐसे व्यक्ति को तो मैं एक अच्छा इंसान भी नहीं मानता। शंकराचार्य तो बहुत दूर की बात है। स्विमिंग पूल बना हुआ है तो गंगा स्नान की उन्हें जरूरत ही कहाँ थी? वो तो अपने मठ में ही स्नान कर सकते थे, गंगा जी का पानी ले जाके भर लिया। जी वही बात, कितनी बड़ी बात है कि हमारे यहाँ ऐसे संत हैं जो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, बिना किसी कपड़े के रहते हैं और वो पैदल आते हैं, पैदल गंगा जी में स्नान करके फिर कहाँ चले जाते हैं हमें पता नहीं चलता है। और एक ऐसे पद पर बैठे हुए या पद होने की बात करते हुए शंकराचार्य पद के, ये पालकी पर जा रहे हैं और इनका कहना है कि पालकी गंगा जी में ही उतरे। तो ऐसा व्यक्ति कैसे शंकराचार्य हो सकता है? शंकराचार्य या संत होने के लिए सबसे पहला चीज है त्याग करना, और इनके अंदर कोई त्याग नहीं है, इसलिए मैं इनको शंकराचार्य नहीं मानता। मेरा मानना है कि एक आम आदमी है और अभी जिस तरीके से इनको ऊपर एलिगेशन लगे ये आम आदमी भी नहीं है।